डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है सोम के इस आगाज सीरीज के अंदर। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और क्वेश्चंस हमने कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे या डिफरेंट स्टेट्स में एजे एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर कर फिर उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर कर हम यहाँ पर ये सेशन ले रहे हैं। तो सोम के जो सेशंस है उसके अंदर हम 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने एसएफडी बीएमडी सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कंप्लीट करा। और अब यहाँ पे 5th सेशन से हम सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे और कैसे क्वेश्चंस को हम कम टाइम में अप्रोच करते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल, बल्क मॉड्यूलस मतलब ये न्यूमेरिकल है यहां से, और बल्क मॉड्यूलस का मतलब हमारे पास है दैट इज के। बल्क मॉड्यूलस मतलब के, साथ में बल्क मॉड्यूलस का मतलब के है और साथ में जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसका मतलब है जी या सी। बल्क मॉड्यूलस जी का डबल है, मतलब के इज ट्वाइस ऑफ जी, ये हमें यहां पे मेंशन है। अगला बोला है देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल विल बी, तो जो मटेरियल है उसका पॉइजन रेशियो कितना होगा, मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होगा हमें ये जानना है। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन है, पॉइजन रेशियो पूछा है तो हमारे पास एक रिलेशन तो होता है E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, और एक रिलेशन हमारे पास होता है यहां पर E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो या तो एक हम ये कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को यूज करें और G और E म्यू को रखें और E की वैल्यू निकालें G और म्यू में, और फिर उसको लाके यहां रखें और उसको सिंप्लीफाई करें। या फिर एक और हमारे पास यहां पे रिलेशन होता है म्यू बराबर म्यू बराबर या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों को रिलेशन को आपस में इक्वेट कर दें, तो ये बन जाएगा 2G 1 प्लस म्यू, एकदम सिंपल अप्रोच हो जाएगी, और 3K 1 माइनस 2 म्यू। हमें म्यू निकालना है, ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है कि जो K है वो G का डबल है, तो ये तो हो गया 2G, ये हो गया 1 प्लस म्यू, और यहां पर K की जगह हम रख सकते हैं 2G, और दिस इज 1 माइनस 2 म्यू। इसमें से ये टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी, दिस इज 1 प्लस म्यू बराबर 3 इंटू 1 दिस इज 3 माइनस 3 टू 6 म्यू। इसको इधर लाएंगे तो ये 7 म्यू हो जाएगा, 7 म्यू बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बन जाएगा 2, 3 माइनस 1 2, यानी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक है, 2/7। सो दिस इज द सेकंड आंसर करेक्ट। एक रिलेशन और होता है, ये तो ई जी म्यू में रिलेशन है तो क्वेश्चन है तो उससे यूज कर सकते हैं, ई के और म्यू में हो तो वो कर सकते हैं। एक होता है ई बराबर नो के जी के अपॉन में 3K प्लस जी, और एक होता है म्यू के साथ म्यू बराबर 6K प्लस 2G अपॉन 3K माइनस 2G। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते थे, और या फिर हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को आपस में इक्वेट करने से ही ये रिलेशन बना है, तो हम कैसे भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/7। चारों रिलेशन जो है वो भी आपको जो याद रखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे साथ में आपको बता दिए हैं कि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं 4 रिलेशन से होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, E बराबर 9KG अपॉन 3K प्लस जी, और एक है म्यू बराबर 6K प्लस 2G अपॉन 3K माइनस 2G। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। देखिए पॉइजन्स रेशियो जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है पॉइजन्स रेशियो की, ये होती है 0 to 0.5। ये थ्योरेटिकल रेंज है इसकी, थ्योरेटिकल रेंज, और जो प्रैक्टिकल रेंज है वो है -1 to 0.5, ये इसकी प्रैक्टिकल रेंज है। और साथ में जो पॉइजन्स रेशियो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर पूछी जाए, लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.5 अगर पूछते हैं मैक्सिमम। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 होती है रिजिड बॉडी के लिए और
कॉर के लिए, रिजिड बॉडी के लिए और कॉर के लिए 0 होती है। फिर पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.05, एक होती है 0.1 to 0.2, एक होती है 0.25 से 0.42 और एक होती है 0.5। 0.5 होती है सारी प्लास्टिक बॉडी के लिए या फिर रबड़ के लिए। रबड़ के लिए 0.5 होता है या प्लास्टिक बॉडी के लिए। अगर इलास्टिक बॉडी है, कोई इलास्टिक रेंज में है, तो उसके लिए 0.25 से 0.42 या 0.33 भी होता है, इसी के बीच की रेंज है। 0.1 to 0.2 कंक्रीट के लिए होता है और इसी में ये जो है ये आपका होता है ग्लास के लिए। ग्लास के लिए होता है 0.05। अगर हमसे पूछते हैं स्टील के लिए बताओ, तो माइल्ड स्टील के लिए दो वैल्यू होती हैं, 0.33 भी होती हैं और 0.5 भी होती हैं। ये होती है प्लास्टिक रेंज में जब माइल्ड स्टील में हम स्टडी करेंगे, और इलास्टिक रेंज में जब स्टडी करेंगे तो हम 0.33 लेंगे। अभी क्या पूछा है, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए कितनी होगी? परफेक्टली प्लास्टिक के लिए कितनी होगी? 0.5। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और पॉइजन रेशियो का सिंबल 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को भी पॉइजन रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है? 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल में। और इसी को हमें गीगा पास्कल में लिखना हो तो 10⁵ का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी गीगा बनेगा। तो वो 2.1 इंटू 10⁵ वो बन जाएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम गीगा पास्कल भी बोलते हैं। 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दिया। और साथ में 2.1 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि या तो 2 पॉइंट ये लिखें या फिर 210 गीगा पास्कल भी बोल सकते हैं। मतलब 2.1 10⁵ मेगा पास्कल या 210 गीगा पास्कल। साथ में जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 9.81 केजी मीटर पर, मतलब इसको हम केजीएफ भी बोल सकते हैं, 9.81 केजीएफ। या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 केजीएफ बराबर 9.81 न्यूटन। 1 केजीएफ बराबर 9.81 न्यूटन। अब ये किस यूनिट में पूछ रहा है? ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। तो अगर हम इसको यहां पे लिखें 2.1 10⁵, और हमें क्या करना है यहां पर 1 केजीएफ बराबर 9.81 न्यूटन, इसको लगभग हम 10 न्यूटन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे हम इसको 10 न्यूटन हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁴ इंटू 10 न्यूटन, राइट? 10 न्यूटन कर दिया। और यहां पर नीचे क्या है? नीचे है mm स्क्वायर। हम इसको चेंज कर रहे हैं तो 10⁴ 10 न्यूटन, और mm स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो ये हमारे पास 10 न्यूटन है, ये क्या बन जाएगा? केजी। तो 2.1 10⁴ और ये 2 ऊपर आएगा तो ये 6 बन जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास पॉइजन रेशियो की जो वैल्यूज हैं, सॉरी यंग मॉड्यूलस की फॉर स्टील, एक तो मेगा पास्कल में हो गया 2.1 10⁵, एक गीगा पास्कल में हो गया 210 गीगा पास्कल, और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया 2.1 10⁶। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 मेगा पास्कल को जब भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप 10 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। जहां 1 मेगा पास्कल लिखा है, जहां 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है, उसमें सीधे आप उसको 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो अभी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट इज इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 189.8 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा न्यूटन मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल,
मतलब ये गीगा पास्कल है एक्चुअल में, गीगा पास्कल, एंड इट्स पॉइजन रेशियो इज 0.30, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस मतलब जी और सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, अच्छा ये किस यूनिट में पूछा पहले वो देख लो, तो ये भी उसी यूनिट में पूछा है गीगा पास्कल के अंदर। तो हमारे पास रिलेशन है E बराबर 2G1 प्लस म्यू, यानी E की वैल्यू कितनी है 189.8 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस म्यू प्लस 0.3 इज इक्वल टू G। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 1.3 इंटू 2 2.6, तो हम 189.8 में 2.6 का डिवाइड कर दें, दिस विल बी 73 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या गीगा पास्कल। ये वैल्यू आ गई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस का। शेयर मॉड्यूलस का एक और नाम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलता तब भी हम आंसर यही देते, और सिंबल होता है इसका G या C, या कुछ जगह किताबों में N भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 73 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमेशा जो G होता है वो E से छोटा होता है। तो अगर ये वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू इससे कम ही होगी। ऑप्शन ये वाले हैं, बट जनरली ये 1/3 के आसपास होता है। तो 189 का अगर हम 1/3 निकाले 199 का, तो इसके आसपास ही आता है। तो हम ऐसे भी स्पीड में कर सकते हैं, बट अभी फॉर्मूला हमारे पास है तो उससे हमने कैलकुलेट किया। देखिए क्वेश्चन है, गिवन E इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, E बराबर 3K1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। अब हम इसको बोल सकते हैं E के अपॉन में 3 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू K, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें K की क्या वैल्यू बोली है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो अगर K को हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो यानी ये जो पूरी टर्म आपको दिख रही है, इस पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो अगर हमें 1 माइनस जो 2 म्यू वाली टर्म है, इस टर्म को अगर मैक्सिमाइज करना है, तो इसके अंदर जो म्यू बैठा है उससे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे मत सोचना कि सर यहां पर जो Q है, K है, वो म्यू के इनवर्स है और इसको मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यहां पर ऐसे आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आप ये समझना, म्यू नहीं लिखा है, अगर K E अपॉन 3 म्यू होता, मतलब E बराबर 3 के म्यू होता, तो बिल्कुल एकदम आपकी बात सही होती। हमें K को अगर मिनिमाइज करना है तो ये टर्म को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 म्यू को। और आप ऐसे खुद समझना, जब म्यू जितना बड़ा होगा, जब म्यू जितना बड़ा होगा, उतना 1 में से आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। और अगर ये आंसर छोटा आएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें बढ़ाना नहीं है। म्यू अकेला नहीं लिखा है, म्यू माइनस के साथ है। तो अगर हमें इस टर्म को मिनिमाइज करना है तो 1 माइनस 2 म्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें 1 में से जब आंसर, तब ही 1 माइनस समथिंग कब बढ़ाएगा, जब 0.8 माइनस करूं कि 0.2 माइनस करूं। जब 1 में से छोटी संख्या माइनस करूंगा तब आंसर बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम देगा, तभी दे रहा है जब छोटी वाली वैल्यू माइनस करी, मतलब म्यू मिनिमाइज होना चाहिए। और म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है, म्यू की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है 0। अगर म्यू की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो यहां पर जब हम रखेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, E के अपॉन में 3 और 1 माइनस 2 इंटू 0, तो वो हो जाएगा 1, यानी K आ जाएगा E बाय 3। यानी K की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, E बाय 3 है, उससे मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। द शियरिंग स्ट्रेस इन अ पीस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, शियरिंग स्ट्रेस जो है वो आ रहा है 100 मेगापास्कल। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 85 गीगा पास्कल।
ठीक है, हमसे शेयरिंग स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए जो हम यहां पर हुक्स लॉ लगा सकते हैं, और हुक्स लॉ क्या बोलता है, टाउ इज इक्वल टू जी फाई। मतलब अगर हमें फाई निकालना है तो हम टाउ में जी का डिवाइड कर दें। टाउ कितना है 100 मेगा पास्कल, और जी कितना है 85 गीगा पास्कल। गीगा को हम बोल सकते हैं 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल। ये इससे कैंसल, शियर स्ट्रेंथ यूनिटलेस होगा। और 100 डिवाइड बाय हम 85 करेंगे, डिवाइड बाय 85, तो ये 1.17 आएगा। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.17 10 टू दी पावर -3, और शियर स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं होती, तो 10 टू दी पावर -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब आंसर होगा 1.17। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड। अगर हम सडन अप्लाई करेंगे, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने स्ट्रेस सडन लगाया तो उसका फॉर्मूला होता है 2p/a, और अगर उसी लोड को हम ग्रेजुअल लगाते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है p/a। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हमने लोड लगाया p, एरिया बॉडी का a है, पर इस लोड को हमने सडन लगाया अचानक से, तो स्ट्रेस 2p/a होता है। और अगर उसी लोड को, सेम वैल्यू को हम धीरे धीरे लगाएं, तो जो होता है वो p/a होता है। अगर ये रेशो पूछ रहे हैं स्ट्रेस का सडन टू ग्रेजुअल, तो अगर हम सडन के अपॉन में ग्रेजुअल के स्ट्रेस का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, दिस विल टर्म्स आउट टू बी इक्वल टू 2। अगर सडन अपॉन ग्रेजुअल पूछे तो 2, और ग्रेजुअल अपॉन सडन पूछे तो 1:2। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही इसमें ध्यान रखना, अगर आपसे पूछते हैं, ऐसे कई सारे और भी क्वेश्चन होते हैं यहां पर, तो स्ट्रेस ड्यू टू सडन हमेशा 2 टाइम्स होगा स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल का। ठीक है, एक ये इसमें ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपसे पूछते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन ग्रेजुअल का कितनी होगी, तो वो 4 टाइम्स होगी, क्योंकि स्ट्रेस डबल है, तो एनर्जी स्ट्रेस का स्क्वायर होता है तो डबल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। थर्ड थिंग कि जो आपका एलोंगेशन होता है ड्यू टू सेल्फ वेट, वो हमेशा हाफ होगा एलोंगेशन ड्यू टू सेम लोड, ड्यू टू ग्रेजुअल लोड इक्वल टू वेट। ग्रेजुअल लोड इक्वल टू वेट मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कोई लोड लगाया तो सेल वेट का जो एलोंगेशन है वो जस्ट हाफ हो जाएगा ड्यू टू ग्रेजुअल लोड के। ये मेन आप इसमें 3 रिलेशन ध्यान रखें। एक और आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कभी भी कि एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड करता है, और जो स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट होता है वो ऑब्जेक्ट की एल की पावर, मतलब ये एल की पावर 2 पे डिपेंड करता है और ये एल की पावर 1 पे डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे डायमेंशन को डबल कर दें, एरिया भी डबल कर दें, लेंथ भी डबल कर दें, तो स्ट्रेस ड्यू टू सेल वेट सिर्फ डबल होगा। उसको विड्थ और डेप्थ से मतलब नहीं, सिर्फ लेंथ से मतलब है। लेंथ डबल तो वो भी डबल, और जो डिफॉर्मेशन है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर्स में कई सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो रेशियोज पूछे जाते हैं, मैंने सारे एक स्लाइड पे आपको लिख दिए। अब ये सारी बातें तभी पता होंगी जब आपने डिटेल लेक्चर पढ़ा हो, तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपको उतना बेसिक पता है, तभी आप समझ पाएंगे। ये मैंने मेन जिस्ट लिख दिया है यहां पर। अगला है द रबड़ इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, ब्रिटल। देखो रबड़ जो है वो प्लास्टिक तो है ही,
और रबड़ का जो पॉइजन रेशो है वो 0.5 भी होता है। साथ में रबड़ ब्रिटल मटेरियल है। अब ऑप्शन में तो दोनों है, प्लास्टिक भी है और ब्रिटल भी है, बट ये भी ध्यान रखना नन मटेरियल इज आइडियली प्लास्टिक। कोई भी मटेरियल इज कंप्लीटली प्लास्टिक कोई नहीं होता है। इसलिए जब दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि प्लास्टिक भी बोल रहा है और ब्रिटल भी बोल रहा है, तो कोई भी मटेरियल कंप्लीटली ब्रिटल हो सकता है। इसलिए हम इसको आंसर टिक करेंगे और इसको नहीं करेंगे। डक्टाइल तो वो है नहीं और इलास्टिक भी वो नहीं है। वो इलास्टिक भी है, थोड़ा प्लास्टिक भी, प्लास्टिक ज्यादा है, इलास्टिक नेचर बहुत कम होता है उसमें। इसलिए कंप्लीटली प्लास्टिक नहीं बोल सकते, पर ब्रिटल बोल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a bar is subjected to a change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar is। अगर हमारे पास एक बार है और हमने उसके दोनों एंड पर उसको प्रिवेंट कर रखा है और उसमें हमने यहां पर उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, उसका टेम्परेचर पहले T1 डिग्री था, अब हम उसको T2 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं और उसको हमने यहां से प्रिवेंट कर रखा है। वो ऐसे एक्सपांड नहीं कर सकती, एक्सपांड होना चाह रही पर वो एक्सपांड नहीं कर सकती, तो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। और ये जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे आपको पता है इनको थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, और इन थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अल्फा टी, और इसका नेचर यहां पर कंप्रेसिव होगा, क्योंकि हम मटेरियल को बाहर को एक्सपांड मतलब हीट कर रहे हैं। हम ठंडा कर रहे होते, कूल कर रहे होते तो फिर टेंशन डेवलप होता, अभी गर्म कर रहे हैं तो कंप्रेशन होगा। इसने क्या बोला है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, गर्म ठंडा नहीं बोला है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्रेशन ही होगा। उसने हीटिंग नहीं बोला है, चेंज इन टेम्परेचर। गर्म करोगे तब भी टेम्परेचर चेंज होगा, ठंडा करोगे तब भी होगा, बट उसने बोला है डिफॉर्मेशन प्रिवेंट कर रखे। स्ट्रेस कौन सा आएगा, टेंसाइल, कुछ नहीं बोल सकते। ठंडा कर रहे होते तो आता, कंप्रेसिव गर्म कर रहे होते तो आता, शियर तो आएगा नहीं। थर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं कि हाँ इनका नेचर थर्मल स्ट्रेस होगा। सो ये ऑप्शन में अवेलेबल है तो हम टिक करेंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर हम कंप्रेशन पे टिक करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में गर्म ही कर रहे होते हैं, तो फिर ऑप्शन हम कंप्रेशन पे लगाते अगर थर्मल ऑप्शन में नहीं होता तो। A 10 मीटर एल्यूमिनियम फ्लैगपोल इज इंस्टॉल्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक एल्यूमिनियम का फ्लैगपोल है। फ्लैगपोल मतलब जहां पे जिस पे झंडा हम लगाते हैं, ऐसी रॉड है एल्यूमिनियम की, और इस पर हमने एक फ्लैग इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ये जो रॉड है एल्यूमिनियम की, इसकी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर था पहले वो 30 डिग्री सेल्सियस था, और 2 दिन बाद उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया -10 पर। मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और वो -10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना आया, टेम्परेचर में चेंज आया 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 30 डिग्री तो पहले ड्रॉप हुआ, 0 पे आया, फिर 0 से और नीचे 10 गया, तो 40 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है। हाइट में चेंज कितना आएगा फ्लैग पोल का, mm के अंदर बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन 23 10⁻⁻⁶ मानना है। तो थर्मल एक्सपांशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एल अल्फा टी। थर्मल स्ट्रेस का होता है अल्फा टी, पर थर्मल एक्सपांशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल अल्फा टी। लेंथ कितनी है 10 मीटर, अल्फा कितना है 40 डिग्री, और मतलब टेम्परेचर चेंज है 40 डिग्री, ये टेम्परेचर चेंज होता है यहाँ पे डेल्टा टी, और अल्फा है 23 इंटू 10⁻⁻⁶। पूछा है mm के अंदर, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 10 इंटू 23 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 40, और ये आ जाएगा 9.2 mm। इसमें हमें 10⁻³ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर से हमें mm लाना है, mm में पूछा है, तो 9.2 mm आंसर आ रहा है, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये था बच्चों हमारा सेशन, प्रैक्टिस सेशन नंबर 5, जिसके अंदर हमने सिंपल, स्ट्रेस और स्ट्रेन और कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के देखे। अगला सेशन भी हमारा सिंपल पे, सिंपल से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं काफी सारी एग्जाम्स के अंदर, तो सिंपल पे हमारे सेशन ज्यादा रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए तो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। विजय बैच एंड बैच 1 एसएससी जेई और सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको सभी एग्जाम्स फोकस करना है तो विजय बैच टेक प्लस नॉन टेक लाइव बैच है, और एसएससी जेई के लिए बैच 1 है। एमबीपीएससी के लिए प्रहार बैच, और साथ में जो तेजस बैच है वो सीबीटी 1 के लिए है। साथ में नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास जो है वो नॉन टेक महापेक सब्जेक्ट है। अगर आप एसएससी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड आपको कोर्स चाहिए, तो टारगेट बैच अवेलेबल है 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी पे। अगर आपको यहां पर मान लीजिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको रिवीजन करना है, एसएससी जे के एग्जाम्स काफी करीब आ चुके हैं और भी एग्जाम से रिवीजन करना है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग यहां पर मेंशन्ड है एसएससी जे के लिए। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो एजे एग्जाम्स के लिए अभ्यास प्लस है और सारे जे एग्जाम्स के लिए है अभ्यास बैच। इनका प्राइसिंग भी यहां पर मेंशन्ड है। ऊपीयंत्री बैच भी अवेलेबल है फॉर एमपी सब इंजीनियर एग्जाम्स, और इसमें टोटल 20,000 क्वेश्चंस हैं, और एक्सप्रेस बैच जो है उसमें 25,000 क्वेश्चंस हैं। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के भी कोर्सेस यहां पर अवेलेबल है। इन कोर्सेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उनको चेक करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाइडेड डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, सो वहां से भी आप इसका पीडीएफ रेफर करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।